थैंक यू साक्षी जी। ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ एक बार। हाँ जी, तो हम थे 5th पॉइंट पे, निर्देशित अभ्यास विधि। आवाज आ रही है ना आप लोग को? जी मैम। तो इसमें क्या है, चुने हुए यौगिक अभ्यासों के अतिरिक्त नियत कार्य मीन्स असाइनमेंट्स वगैरह जो होते हैं, असाइनमेंट्स को विद्यालय के समय उपरांत कराने से छात्रों के कौशल और दक्षता का स्तर सुधरता है। मीन्स इसमें क्या है, हमें असाइनमेंट्स वगैरह जो दिए जाते हैं ये इसमें आते हैं निर्देशित अभ्यास विधि में। मीन्स वो टीचर्स जो है हमें निर्देश करते हैं किसी चीज का कि आपको ये काम करना है, और आप उस पे उसकी प्रैक्टिस करते हैं। निर्देशित अभ्यास विधि जो है ये इसका नाम है। तो इसमें जैसे एक पूरा एग्जाम्पल दिया है कि शीर्षासन, उड्डयन, कपालभाति, शुद्धि क्रिया, नौली जैसे अभ्यासों के आवश्यक प्रस्तुतिकरण समेत कक्षा में कराने और कक्षा के बाहर अभ्यास कराने में उनमें दक्षता विकसित की जाती है। तो जो ऐसे वाले जो अभ्यास है, जैसे षटकर्म की क्रिया है, तो उसमें क्या कराते हैं टीचर्स, हमें पूरा निर्देशित करते हैं कि आप कैसे करोगे इसको। ठीक है, तो छात्रों को कक्षा के बाहर अभ्यास करने में प्रोत्साहित करना चाहिए और बाद में अध्यापक द्वारा उनकी जांच कराकर छात्रों को और अधिक अभ्यासार्थ अतिरिक्त सुझाव दिए जाने चाहिए। मतलब ये यही है कि जैसे आप टीचर्स ने हमें सिखा दिया कि आपको कैसे करनी है पूरी, जैसे नेति है या षटकर्म, कोई भी षटकर्म की क्रिया है, तो आपको उसमें पूरी दक्षता आनी चाहिए। ऐसा टीचर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको उन्होंने सिखा दिया, और उसके बाद वो दक्षता आने के लिए उन्होंने बाहर भी आपको ये करने को दिया, निर्देश दिया। तो इसके बाद यह स्पष्ट ही है कि इस विधि की सफलता छात्रों की प्रेरणा और उनकी अध्यापक से रिश्ता, सौहार्द, अंतरंग रिपोर्ट पर निर्भर करती है। मतलब जो निर्देशित अभ्यास विधि है, निर्देशित अभ्यास विधि में क्या है कि आपके और जो टीचर है उनके बीच में कैसा रिलेशन है। उन्होंने आपको कुछ सिखाया और वो आपको प्रोत्साहित करने के लिए आपको बाहर भी भेजते हैं कि ठीक है आप ये वहां पे सिखाइए, और वो आपका एक बोल सकते हैं एक रिपोर्ट बनाते हैं कि आपने, जैसे फील्ड ट्रेनिंग होता है ना, कि हमें कुछ बना के कुछ सिखा के टीचर्स ने भेज दिया बाहर, और फिर बाद में टीचर्स हमारा एक रिपोर्ट बनाएंगे, रिजल्ट बनाएंगे कि इन्होंने जो मैंने सिखाया था उसके बाद इन्होंने क्या किया, कैसे किया। मतलब उन्होंने निर्देश किया। अभ्यास जब हम करेंगे तो निर्देशित अभ्यास विधि ये है इसका पूरा। मैम वो रिपोर्ट नहीं है मैम, वो शायद रैपोर्ट है। रैपोर्ट मीन्स अटैचमेंट, हमारा एक दूसरे के साथ जो रिलेशन होता है वो हाँ होगा जी, मैम। वो रैपोर्ट है शायद मैम, सॉरी बट वो। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। मतलब आप बोल रहे हो जो मैं अभी बोल रही थी कि टीचर्स और उसके बीच में जो रिलेशन बनाने वाली बात है। जी मैम, वो रैपोर्ट है, RAPPORT है मैम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये रिपोर्ट है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया? मतलब जो टीचर्स ने निर्देश किया और हम उसका जो अभ्यास करेंगे, ये है निर्देशित अभ्यास विधि, जो टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में एक रिपोर्ट बनाता है। ठीक है, कि आप उन्होंने आपको कैसा सिखाया था और आपने उसको क्या रिजल्ट दिया। ठीक है, उसके बाद आता है परियोजना विधि। तो इसमें क्या है, इस विधि का उद्देश्य छात्रों द्वारा कक्षा में सीखी हुई बातों को क्रियान्वित करने में समर्थ बनाना है। इससे छात्रों को संबंधित सूचनाएं ग्रहण करने में सहायता मिल सकती है। जब निर्धारित
समय अवधि कम हो तब सीखे हुए अभ्यासों को पुस्तिका बनाना, विभिन्न स्रोतों से संबंधित साहित्य एकत्र करना। मीन्स ये क्या है, जो हम मॉडल्स वगैरह बनाते हैं लास्ट में, है ना, जैसे अभी हमारा कंप्लीट होने वाला है, हमारे प्रैक्टिकल्स वगैरह है, तो उसके लिए हम मॉडल्स वगैरह तैयार करते हैं, जिसमें हम इन्होंने जैसे दिया है कि हम एक पुस्तिका बनाते हैं जिसमें विभिन्न स्रोतों से साहित्य एकत्र करके, जैसे हम कोई रिसर्च पेपर या डिसर्टेशन जैसे मान लो हम बनाते हैं मास्टर्स में, तो उसमें क्या करते हैं कि हमने एक टॉपिक लिया और हम अलग अलग जगह से बुक्स से या फिर अपने कुछ रिसर्च पेपर्स से वो पूरा का पूरा एकत्रित करके एक जगह बनाते हैं। मतलब परियोजना वही आ जाता है कि प्रोजेक्ट वाला, प्रोजेक्ट मेथड। तो इससे क्या होता है, जब कम समय अवधि हो, कम हो, तब सीखे हुए अभ्यासों की हम थोड़ी छोटी छोटी एक पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन कर देते हैं एक प्रोजेक्ट में, किसी बहुत सारा जो हमने सीखा उसका एक प्रोजेक्ट में हमने उसको बाइंड करके, और ये हुआ हमारा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो उन्हें प्रदर्शित करना तथा संगोष्ठियों, सम्मेलनों, प्रतियोगिताओं का योजनाबद्ध निरीक्षण। और फिर कुछ कुछ क्या होता है कि जैसे अभी कुछ न छोटे छोटे वो लगते हैं, कुछ वर्कशॉप्स लगती है जिसमें हमारा वो प्रैक्टिकल जो पूरा प्रोजेक्ट जो हमने बनाया उसको चेक किया जाता है। मतलब इसका जो एक छोटा सा अगर आपको याद करना है तो ये वही है प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, जिसमें हम बहुत सारे रेफरेंसेस लेके अपना काम को छोटी सी एक उसमें बाइंड करके दे देते हैं। ठीक है, तो ये है परियोजना विधि। उसके बाद है प्रदर्शन विधि। तो यह विधि स्पर्धा रहित है और कौशल तथा आकृति पर बल देते हुए कार्यान्वित की जाती है। प्रदर्शनों का अपना मूल्य होता है और अच्छी प्रकार निर्देशित किए जाने पर वे दर्शक और छात्र दोनों के लिए उपयोगी हैं। प्रदर्शन विधि क्या है, इसमें क्या है कि वो हमारे कौशल को और ज्यादा बढ़ाती है। ठीक है, हमारी एक जो आर्ट है उसको निखार के लेके आती है। तो इसमें क्या है कि वह विधि कक्षा में अध्यापन गठन को समझाते हुए अंत में सार्वजनिक प्रदर्शन करने मात्र के हेतु प्रयुक्त होती है। कक्षा के उपयोग की दृष्टि से एक तकनीक के रूप में इस विधि में कुछ दोष है। ठीक है, तो कक्षा की दृष्टि से, कक्षा के उपयोग की दृष्टि से ये तकनीक एक रूप, मतलब इसका ये सही नहीं है, ऐसा इसमें बोला गया है। तो इससे सीखना सीमित हो जाता है। मतलब हम जैसे हमें कोई किसी चीज के बारे में बताना है, तो हम फिर और सारी चीजें छोड़ के बस उस एक चीज पे फोकस करते हैं कि ये हमारा टॉपिक है। मान लो मुझे किसी ने हमें पूरी क्लास में कुछ टॉपिक्स को डिवाइड कर दिया कि आपको कल एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बताना है, तो फिर मैं एक सीमित हो जाऊंगी वहां तक के लिए कि बस मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम को ही पढ़ूंगी आज, है ना। और जो चीजें और जो सारे के सारे टॉपिक्स है उनको हम छोड़ देंगे एक टाइम के लिए, क्योंकि क्या है, हमें वहां पे वो जाके बताना है। प्रदर्शन विधि मतलब हमें उस चीज को, जो एक हमें टॉपिक मिला है उसके ही बारे में बताना है सब, लेकिन हम और सारा जो ओवरऑल है उसको उसके एक प्रदर्शन विधि के लिए एक सिस्टम को हमने जो उठाया है उसको और सब चीजों को हम एकदम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यही इसका एक छोटी सी दोष बोल सकते हैं। तो फिर भी, लेकिन फिर भी ये एक उत्तम समूह विधि के रूप में उपयुक्त है। लेकिन फिर भी ये एक समूह समूह के रूप में, जैसे हम कुछ चीज को, किसी प्रोजेक्ट को एक समूह में करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमें कोई सिस्टम्स पे काम करना है, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तो इसमें क्या है कि हमें 5 स्टूडेंट्स को बांट दिया कि आप लोग को इस पे काम करके लेके आना है, 5 स्टूडेंट्स को डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करके लेके। तो ये उस रूप से, जैसे हमने कल बात की थी समूह के बारे में, कि समूह से हम डिस्कशन करते हैं तो वो हम हमारी पर्सनैलिटी में दोनों दोनों तरीके से अच्छा चेंज आता है। तो उसी तरीके से इसमें भी है प्रदर्शन विधि में कि हम एक ग्रुप में काम करते हैं तो हमारा जो ग्रुप वाली चीज है वो भी अच्छी होती है और हमारी पर्सनैलिटी में भी सुधार आता है। तो
ये इसके बारे में थोड़ा सा बताया। देखो इसमें नेगेटिव चीजें भी बताते हैं और पॉजिटिव भी बताते हैं ये। कि नेगेटिव में हमने बताया कि वो आपको सीमित कर देगी एक ही चीज पे। और दूसरा हमने बताया कि वो आपको एक समूह चर्चा के रूप में वो अच्छा है, बेस्ट है। उसके बाद यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तम विधियों के चयन हेतु कोई एक सूत्र नहीं है। समय, स्थान और सामग्री जैसी उपलब्ध बातों पर यह निर्भर करता है। अच्छा, ये यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद थोड़ा सा इन्होंने डिस्कशन जैसा किया हुआ है कि हमारी जो पूरी परंपरा है पढ़ाने की, तो उसमें कोई एक चीज मतलब उसका एक चीज का चयन नहीं किया जा सकता। इसमें हमारे टाइम के अकॉर्डिंग या फिर जो हमारे पास कंटेंट अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम चीजों को कराते हैं, या फिर ये अलग अलग जो विधियां हैं उनको हम कराते हैं। जैसे अभी हमारे पास कम टाइम है, तो क्या टीचर क्या करेंगे, व्याख्यान विधि को शुरू कर देंगे। अभी तक ज्वाइन हो रहे हैं बच्चे, फिर ये प्रॉब्लम होती है। आज MDY टीम से कोई और है यहाँ पे? मैं हूँ मैम। रिकॉर्डिंग करनी क्या है? नहीं मैम, एडमिट करना है जो क्या? अभी बच्चे आ रहे हैं आप उनको एडमिट कर देना। ओके। हाँ जी, ठीक है। तो अभी हमने बात कर ली इन पूरी 7 मूलभूत विधियों की। फर्स्ट था व्याख्यान विधि, निर्देशन अनुक्रिया विधि, व्यक्ति निर्देशन विधि, समूह चर्चा विधि, निर्देशित अभ्यास विधि, परियोजना विधि और प्रदर्शन विधि। तो आप लोग को ये समझ में आई सारी? इनमें डिफरेंशिएट कर सकते हो ना? कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ लीजिए अभी। मैम ये प्रदर्शन विधि का जो दोष बताया उसको एक बार और बताओ। हाँ जी, एक बार और बोली। प्रदर्शन विधि है उसमें जो दोष बताया ना उसको एक अच्छा, बार और। प्रदर्शन विधि के दोष ये बताया, जैसे हमें किसी एक चीज को, जैसे मुझे ही आपको ये टीचिंग मेथड्स पढ़ाना है, तो अभी मैं क्या करूंगी, बस मैं टीचिंग मेथड्स पे ही ध्यान दूंगी। मैं और जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उनको छोड़ दूंगी कि मुझे ये सिखाना है अभी स्टूडेंट्स को। हेलो, किसी की आवाज हेलो माइक हेलो ऑन है शायद। हाँ हेलो मैम। जी। मुझे हाँ जी। थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है MDY टीम से जुड़ने के लिए, तो मेरे अच्छा से नहीं हो रहा एडमिट। अच्छा, ठीक है, मैं देख लूंगी, फिर आप रहने दो। मैम आप किसी और को होस्ट बना लीजिए, फिर वो एडमिट करते रहेंगे। अच्छा, अभी तो शायद हो गया ना, अभी तो बच्चे नहीं आएंगे। हो गया अभी टाइम, बहुत 8:25 हो गया। मैं कल से देख लूंगी फिर ये पहले ही। ठीक है। तो अभी हम कहाँ पे थे? हाँ, इन 7 विधियों के बारे में बात कर रहे थे और प्रदर्शन विधि के बारे में। तो जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अपना ही मैं एग्जांपल देती हूँ कि मुझे बोला गया कि आप टीचिंग मेथड्स पढ़ाओ, तो मैं टीचिंग मेथड्स पे ही ध्यान दूंगी और जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उनको एकदम छोड़ दूंगी क्योंकि मुझे ये पढ़ाना है, ये आप लोग को बताना है, इसका प्रदर्शन करना है, अगर इस तरीके से बोला जाए। तो ये इसका एक दोष है कि हम और सारी चीजों को छोड़ देते हैं, एक एक चीज को बस उसको ही प्रदर्शित करने के लिए हम और सारे सब्जेक्ट्स को छोड़ देते हैं। ये इसका एक दोष बताया गया है। कोई कुछ बोल रहे हो? हेलो, हेलो। नहीं मैम कोई कुछ। हाँ जी, किसी का शायद माइक ऑन है तो आवाज आ रही है मुझे। अच्छा, तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हुआ? जी मैम हो और गया। और मैं इसकी PPT आपको आज भेजूंगी, कल मैंने नहीं भेजी थी। उसमें थोड़ा सा करेक्शन करके इंग्लिश वर्ड्स डाल के मैं तब आपको आज भेज दूंगी। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं फिर। विधि को प्रभावित करने वाले घटक
किसी विशिष्ट विधि या विधियों के संयोग के चयन में निम्नलिखित कारक होते हैं। मतलब अब क्या दिया गया है इसमें कि जो विधि को प्रभावित करने वाले घटक हैं, जो हमारी पढ़ाने की जो पूरी विधि है उसको क्या क्या चीज अफेक्ट करती है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है विषय वस्तु, दूसरा पहले की पृष्ठभूमि और छात्रों के अनुभव, अध्यापक, सुविधाएं और वैज्ञानिक सिद्धांत। तो सबसे पहले बात आती है विषय वस्तु की। ठीक है, इसको भी आप समझ लो और थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में आप इसको लिख लो। ठीक है, तो सबसे पहले आता है विषय वस्तु। यह हमने देख ही लिया कि अध्यापन विधि विषय के स्वरूप पर निर्भर करती है और व्यवहारिक विषय के लिए सैद्धांतिक विषय के अध्यापन विधि से भिन्न विधि अपनानी पड़ती है। ये हमने अभी देखा था पहले कि जो हमारी थ्योरेटिकल क्लासेस है और जो प्रैक्टिकल क्लासेस है, दोनों के लिए अलग अलग विधियां है। ठीक है, एक के लिए क्या थी, निर्देशन विधि थी और एक के लिए थी व्यवहारिक विधि। तो जैसे हमें पता है कि हम इन दोनों चीजों के लिए अलग अलग विधि है, तो हम जानते हैं कि शारीरिक शिक्षा के कौशलों के अध्यापन हेतु प्रयुक्त विधियां यौगिक अभ्यासों की विधियों के अधिक निकट होती है, क्योंकि दोनों की विषय वस्तु में समानता है। तो विषय वस्तु का मतलब क्या है, जो हमारे कंटेंट्स हैं। तो अगर वो अलग अलग तरीके से, अगर हमारा जो थ्योरेटिकल क्लास है, अगर उसमें हम प्रैक्टिकल क्लास की तरह पढ़ाएंगे तो भी वो गलत होगा, और अगर हम प्रैक्टिकल क्लास में थ्योरेटिकल क्लास की तरह पढ़ाएंगे तो वो भी गलत होगा। तो अगर हम ये दोनों चीज, मतलब ये जो घटक है एक विषय वस्तु, ये हमेशा अफेक्ट करता है हमारी टीचिंग पे, या फिर हम जो सीख रहे हैं, जो सीखना चाहते हैं उस पे ये अफेक्ट करता है विषय वस्तु। ठीक है, तो पहला हुआ विषय वस्तु, मीन्स हमारा जो कंटेंट है और हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, उन दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। प्रैक्टिकल के लिए अलग और थ्योरी के लिए अलग। ठीक है, उसके बाद है पहले की पृष्ठभूमि और छात्रों के अनुभव। तो अगर इसको मैं शब्दों में समझाऊं अपने, तो इसमें क्या है कि जैसे हमारा छात्रों के जो पहले अनुभव रहे हैं, या फिर हमारी पहले की जो एक बार पृष्ठभूमि बन गई, तो उसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये हमें प्रभावित करती है। जैसे आपने किसी चीज के बारे में, जैसे इसमें ही है कि आपने पहले पढ़ा था यम नियम, है ना, और अभी आप पढ़ते हो वो अभिवृत्ति, जो अभिवृत्ति अभ्यास विधि जो ये है, तो ये आप लोग को थोड़ा सा वो कर देगी कि ये क्या है, ये तो हमने यम नियम पढ़ा था। ठीक है, तो मतलब आपकी जो पहले की एक पृष्ठभूमि बनी हुई है यम नियम की, तो आप तो वही सोचोगे पहले। तो वो जो अभिवृत्ति अभ्यास विधि है, वो थोड़ा सा आपको उसके लिए थोड़ा सा मतलब आपको वो करेगी कि आप ये तो यम नियम है ना। तो मतलब जो आपके पहले के अनुभव है वो थोड़े से अफेक्ट कर सकते हैं हमारी विधि को, या फिर हमारी सीखने के तरीके को। तो इसका एग्जाम्पल है, सॉरी, इसको मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ आपको। तो छात्रों के पूर्व अनुभव के अनुसार अध्यापन विधि में भेद होता है। जिन्होंने मूलभूत कौशलों पर अधिकार प्राप्त नहीं किया है, उन्हें प्रोग्रेसिव कौशल नहीं सिखाए जा सकते। सिखाए जाने वाले कौशलों में छात्रों के पूर्व अनुभवों की जानकारी लेकर ही अध्यापक समय और शक्ति की बचत कर सकता है। तो जैसे कोई क्लास शुरू होती है तो वो पहले ही हमसे पूछ लेते हैं कि आपको ये चीज आती है, आपको ये वाला टॉपिक क्लियर है, ऐसा पूछ लिया जाता है, क्योंकि एक सीक्वेंस में हम पढ़ते हैं। वही वाली बात आ गई इसमें कि आपके जो पहले के अनुभव है, आपने जो पहले सीख रखा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही आपको आगे सिखा पाएंगे। तो ये वाली जो एक पहले की जो हमारे अनुभव है, वो थोड़े से हमें प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए हमें पहले एक सीक्वेंस से चलना पड़ता है, और कोई टीचर भी क्या करते हैं, पहले आपसे आपका अनुभव जान लेते हैं कि आपने ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो ये एक प्रभावित कर सकता है घटक। तीसरा है अध्यापक। ठीक है, तो अध्यापक, आपके टीचर कैसे हैं, आप उनसे समझ पा रहे हो या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा एक घटक है जो आपको अफेक्ट कर सकता है।
विधि की दक्षता उसको प्रयुक्त करने वाले अध्यापक पर निर्भर करती है। विधि स्वयं में न अच्छी होती है न बुरी, कोई भी एक विधि है पढ़ाने की, लेकिन वो टीचर उस विधि को किस तरीके से क्लास में रेगुलेट कर रहा है, वो टीचर्स के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, कोई भी विधि ना अच्छी होती ना बुरी, लेकिन वो कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं वो अलग बात होती है, या वो अफेक्ट करने वाली बात होती है। तो सक्षम अध्यापक द्वारा प्रयुक्त होने पर वह अच्छी सिद्ध होती है। तो अगर कोई अच्छा टीचर है, सक्षम टीचर है, तो उसने चाहे किसी भी विधि से आपको पढ़ाया, लेकिन वो आपको समझ में आ जाएगा। चुनी हुई विधि पर अध्यापक का प्रभाव अवश्य होता है। कोई भी विधि हो, जो आपके टीचर्स है उनका प्रभाव उस पर अवश्य होगा। और अध्यापक में निम्नलिखित गुण होते हैं, जो चुनी गई क्या क्या गुण होते हैं अध्यापक में। तो सबसे पहला ये आप नोट कर लीजिए, कम्युनिकेशन, कि उनका कम्युनिकेशन कैसा है, वो आपके पास तक बात को कैसे पहुंचा पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है अध्यापन कार्य के प्रति प्रेम, कि जो उनका तरीका है आपको सिखाने का, उसके प्रति उनका प्रेम है भी नहीं या नहीं, बस आपको टाइम पास करके पढ़ा के चले जाते हैं। अगर ऐसा है तो फिर आप नहीं सीख पाते उनसे। उसके बाद है दूसरों की अभिरुचियों और अनुभवों का आदान प्रदान, कि वो एक दूसरे मतलब आपकी जो स्टूडेंट्स है या फिर टीचर्स की एक दूसरे की बातों को कितना सुनते हैं और कितना समझ के उनको आंसर करते हैं। ठीक है, उसके बाद है छात्र की स्थिति में अपने को ढाल सकने की योग्यता। एक जो टीचर है उसको क्या बताया इन्होंने कि उसकी ऐसी योग्यता होनी चाहिए कि वो स्टूडेंट की तरह भी बिहेव, मतलब उनका जो उनके माइंड में जो चल रहा है वो समझ के और उस तरीके से बिहेव करें ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। उसके बाद है समझने की अभिक्षमता को खुले और प्रामाणिक ढंग से बिना छात्रों पर दोष आरोपण या भर्त्सना किए अभिव्यक्त करना। मीन्स क्या है कि आप वो समझ रहे हो, टीचर्स के बारे में बोला जा रहा है कि अभी अब वो आप समझ रहे हो और खुले और प्रामाणिक ढंग से, हाँ, आपने जो समझा, जैसे आपने स्टूडेंट से मुझे कुछ बताया और मैं उसको बिना अपने आप पे अपने ऊपर लेके कि नहीं ये तो गलत हो जाएगा या फिर मैं तो ये मतलब बच्चे कैसे मुझे बता सकते हैं, इस सब चीज को छोड़ के वो बस आपको समझने की कोशिश करे, तो ये एक उनके मतलब उनकी उस पे आ जाता है कि उनकी किस तरीके के वो टीचर है। उसके बाद है आकर्षक व्यक्तित्व। आकर्षक, अब इसमें आकर्षक व्यक्तित्व को कैसे लिया जा सकता है कि वो उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो किस तरीके से आपको समझाते हैं, किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है स्वयं की जीवन शैली और आचरण द्वारा आदर्श प्रस्तुत करने की योग्यता, कि वो अपने आप में उनकी क्या योग्यता है, वो किस तरीके से रहते हैं, उनका आचार विचार बिहेवियर उनका कैसा है, तो उस पर भी निर्भर करता है। उसके बाद आता है छात्रों के प्रति व्यावसायिक उत्तरदायित्व की भावना, कि वो छात्रों के प्रति, बच्चों के प्रति वो उनका कैसा व्यावसायिक मतलब उनका जो टीचिंग वाला तरीका है वो कैसा है। ठीक है, उसके बाद है छात्रों मधुर परंतु साथ ही प्रभावी स्वर, उनका स्वर जो है वो मधुर होना चाहिए, लेकिन वो प्रभावित भी करना चाहिए स्टूडेंट्स को। मीन्स अगर वो आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं लेकिन वो आपको समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है अध्यापक में वास कर रहा व्यक्ति विधि से अधिक महत्व का इस बात की अभिज्ञता होना। मीन्स जो विधि जो आपको जो टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं जिस तरीके से, उससे ज्यादा जो आपके अध्यापक है जो पढ़ा रहे हैं वो ज्यादा अफेक्ट करते हैं चीजों को। ठीक है, तो ये अध्यापक के कुछ गुण थे। कितने गुण मैंने बताए? 10 बताए मैंने आपको, लिखे आप लोग ने? मैम बीच का एक दो रह गया। हाँ जी, बताओ कौन सा रहा, मैं बता देती। छात्र के प्रति प्रेम के बाद मैम 2-3 रह गए लिखने में। अच्छा देखिए, उसमें क्या था, पहले था
पहला था कम्युनिकेशन, उनका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। उसके बाद अध्यापन कार्य के प्रति प्रेम, मीन्स जो टीचिंग मेथड है उसके प्रति प्रेम, ठीक है। दूसरों की अभिरुचियों और अनुभवों का आदान प्रदान, मतलब दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अभिरुचियों, उनकी क्या रुचि है, किस चीज में रुचि है, उनको समझना और उनके अनुभवों का आदान प्रदान करना। मतलब बस अपने अपनी बातें ना करना, उनकी भी सुनना, समझना और तब उनको बताना, ठीक है। और उसके बाद था छात्र की स्थिति में अपने को ढाल सकने की योग्यता, मीन्स जैसे जहाँ पे छात्र का जो बिहेवियर है उसको समझ के उसमें ही ढल जाना, तब उनको समझाना, ठीक है। और उसके बाद है समझने की अभिक्षमता को खुले और प्रामाणिक ढंग से बिना छात्रों पर दोषारोपण किए। हाँ, तो इसमें क्या है कि जो समझने की जो अभिक्षमता है उसमें बच्चों पे दोष ना डालते हुए खुद ही समझना, खुद चीजों को समझना, ठीक है। उसके बाद लिखा आपने ये आकर्षक व्यक्तित्व, ये वाला लिखा। हाँ जी मैम, इसके पास सारे हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है अध्यापक के बाद आता है सुविधाएं, ठीक है। तो सुविधाएं में क्या आएगा कि उपलब्ध सुविधाएं अध्यापन विधियों को प्रभावित करती है। आवश्यक सुविधाएं अध्यापन कार्य की अधिक प्रभावी बनाती है। मीन्स अब सुविधाओं की बात आएगी तो इसमें क्या आएगा कि जैसे कुछ सुविधाएं, जैसे ब्लैक बोर्ड है हमारे पास, या फिर कुछ जो हम पढ़ाते हैं कि ऑनलाइन जब हम पढ़ाते हैं तो वो है, कुछ ऐसे प्रोजेक्टर्स वगैरह है, तो वो सुविधाएं जो है वो आपको हेल्प करेगी कि आप और ज्यादा अपने आप को पढ़ाने में और ज्यादा समर्थ कर पाओगे, टीचर जो है। तो आवश्यक सुविधाओं के अभाव में कभी कभी अध्यापक अपने को असुरक्षित और तनावग्रस्त अनुभव करता है। जैसे टीचर्स जो है, अगर उनके पास पूरा कंटेंट नहीं है, मटेरियल्स नहीं है कि वो कहाँ कहाँ से कैसे पढ़ाएंगे, या फिर उनके पास जो ब्लैक बोर्ड की सुविधा नहीं है, तो वो थोड़े स्ट्रेस ले लेते हैं टीचर्स। तो ये तनावग्रस्त अनुभव कराता है और वह अपना पूरा योगदान नहीं दे पाते। वो अपना पूरा, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम ब्लैक बोर्ड पे लिख कर ही समझा सकते हैं, या फिर हम किसी चीज को प्रदर्शित करके ही समझा सकते हैं, लेकिन जब उन सुविधाओं की कमी आ जाती है तो वो उसको प्रभावित कर सकता है, हमारी किसी भी विधि को। उसके बाद है उक्त आवश्यकताओं पर्याप्त स्थान, आवश्यक उपकरण और स्वस्थ वातावरण के रूप में हो सकती है। तो मतलब वही है कि सुविधाएं भी हमें अफेक्ट कर सकती है। अगर हमारे पास लाइट नहीं है या फिर बोर्ड नहीं है तो वो भी आपको अफेक्ट कर सकती है, टीचर को भी और लर्नर को भी, ठीक है। तो ये इसका हुआ सुविधाएं। उसके बाद आता है वैज्ञानिक सिद्धांत। तो वैज्ञानिक सिद्धांत में क्या है, शरीर रचना, शरीर क्रिया विज्ञान, मनोविज्ञान, अध्यापन शास्त्र और योग के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की जानकारी पर प्रभावी अध्यापन निर्भर करता है। मीन्स जो ऐसे वाली आपकी पूरी एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल जो क्लासेस है, या फिर योगा जो क्लासेस हैं, उनमें क्या है कि आपको आपकी जो अध्यापन क्रिया है या फिर आपका जो टीचिंग मेथड है, वो जो आपने कुछ साइंटिफिक जो नॉलेज है आपकी, उस वो भी अफेक्ट करती है। जैसे हमें कोई पोस्चर कराना है, तो अगर आप बच्चों को उसको ऐसे समझाओगे कि ये इसका एक पेपर है, या फिर आप इसको बताओगे कि इससे ये फायदा हुआ है, तो वो ज्यादा प्रभावित करेगा। लेकिन कभी कभी तभी अध्यापन विधि में संपरिवर्तन लाने में अध्यापक लचीला हो सकता है। ये सिद्धांत अध्यापन विधि के चयन ठोस आधार प्रदान करते हैं। मीन्स जो ये वाली जो चीजें हैं कि आपको कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत देना, ये हमें थोड़ा ठोस, टीचर को थोड़ा ठोस बना देती है अपने पॉइंट्स को रखने में, ठीक है। तो अगर वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है तो वो आपकी विधि को प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। इतना हुआ, ये आपको समझ में आया? मैम एक पॉइंट प्लीज समझा दीजिए। हाँ जी। छात्रों के प्रति व्यावसायिक उत्तरदायित्व की भावना, यानी
उनका आगे के उनके व्यावसायिक जो होते हैं उसमें भी टीचर का उत्तरदायित्व। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ आप सही बोल रहे हो। ये मेरे से छूट गया था। तो इसका यही मतलब है कि आगे आपको क्या करना है, जो टीचर है वो स्टूडेंट को इस चीज में भी थोड़ा, जैसे हम स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग को उतना नहीं पता कि हमें आगे क्या करना चाहिए, लेकिन टीचर्स जो है वो उस सब चीज से आए हैं, उभर कर आए हैं, तो वो हमें गाइड कर सकते हैं आगे के लिए। तो वो हमारे आगे के फ्यूचर के लिए भी हमें थोड़ा योगदान करे कि हमें किस तरीके से आगे जाना है, किस तरीके से आगे काम करना है। और टीचर्स को हमारी सारी नेगेटिव पॉजिटिव थिंग्स भी पता होती है कि ये बच्चा किस चीज में ज्यादा अच्छा कर सकता है या ये किस में अच्छा कर सकता है। तो ये जो यही है कि व्यवसायिक जो पूरा क्रिया है उसमें भी वो हमारी हेल्प करते हैं। और एक है 10th वाला, अध्यापक में वास कर रहा व्यक्ति विधि से अधिक महत्व का, इस बात की अभिज्ञता होना। अच्छा, एक मिनट। अध्यापक में वास कर रहा व्यक्ति विधि से अधिक महत्व का, मतलब जो अध्यापक है और जो विधि है, दो चीज है। ठीक है, एक विधि है उनको पढ़ाने के तरीका, और एक अध्यापक है कि वो कैसे पढ़ा रहे हैं। तो ये ज्यादा डिपेंड करता है अध्यापक पे, विधि पे ना डिपेंड करके वो ज्यादा डिपेंड करता है अध्यापक पे कि टीचर किस तरीके से पढ़ाए। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी कि अगर उनके पास कोई टीचर है और उन्होंने किसी भी विधि को उठाया, किसी भी तरीके को उठाया पढ़ाने के, लेकिन अगर वो टीचर समर्थ है पढ़ाने में, तो वो वो मतलब वो सबसे अच्छी चीज है। लेकिन जो दूसरी बात है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसमें यही वाला पॉइंट है कि जो टीचर है वो ज्यादा अफेक्ट करते हैं, विधि से भी ज्यादा अफेक्ट करते हैं। ओके। हाँ जी, और कुछ डाउट किसी का? मैम एक बार ये 5वां बता दो आप, वैज्ञानिक वाला। वैज्ञानिक सिद्धांत, हाँ जी। तो देखिए इसमें क्या है, साइंटिफिक नॉलेज, जैसे कुछ चीज है, जैसे हमारे कुछ सब्जेक्ट है। अच्छा, एक चीज तो आई, जैसे हमारा हठ योग है, या फिर हमारे कोई ऐसे सब्जेक्ट्स है जैसे हिंदी है या फिर इंग्लिश है, तो उसमें हमें इतनी ज्यादा रेफरेंसिंग की जरूरत नहीं होती कि ये कहाँ से आया या फिर ये कहा, हम कैसे इसको यूज करेंगे। लेकिन जैसे कुछ सब्जेक्ट है, जैसे हमारा एनाटॉमी हुआ, फिजियोलॉजी हुआ, या हमारा योग ही हुआ, तो उसमें थोड़ी सी ज्यादा, हमें ज्यादा अच्छा लगता है जब हम उसमें कुछ साइंटिफिक नॉलेज डाल देते हैं कि इससे ये अफेक्ट होता है। मतलब जैसे चंद्र चंद्र सॉरी सूर्य प्राणायाम करने, सूर्य भेदी करने से अफेक्ट होता है हमारे कोल्ड कफ में, या फिर वो हमें ज्यादा सही करता है। तो ये वाली जो चीज है कि थेरेपी, जैसे थेरेपी है, तो उसमें क्या है कि आपको थोड़ा सा साइंटिफिक नॉलेज होनी चाहिए कि ये आपको करने से ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर नहीं डालता कोई इंसान, कोई टीचर है वो आपको बस बोल रहा है कि आप अनुलोम विलोम करो अभी, ठीक है, तो आप कर तो लोगे, लेकिन आप एक अफेक्टिव जो पढ़ना चाहिए उस टीचिंग का, वो नहीं पड़ेगा। और अगर कोई टीचर हमें बता रहा है कि आप अनुलोम विलोम करो और आप इससे ज्यादा, आप पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दे पाओगे, या फिर आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, या ऐसे कुछ 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 पॉइंट्स बताएंगे कि ये हमने इस रिसर्च पेपर से लिया है, वहां पे इतने लोगों को स्टडी हुई और इससे ये अफेक्ट पड़ा स्टूडेंट्स में। तो अगर आपको ये बताया जाएगा तो आप ज्यादा उस चीज को ध्यान से सुनोगे, और आप उस चीज को, मतलब आप उस चीज से ज्यादा प्रभावित होगे। ठीक है, तो वैज्ञानिक सिद्धांत की अगर वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं बताया जा रहा है हमारे जैसे सब्जेक्ट में, तो वो प्रभावित कर सकता है हमारी टीचिंग की विधि को। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? क्लियर है ना सबको ये सब? यस। यस। हाँ जी, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी। अच्छा, आप लोग को कुछ बोरिंग तो नहीं लग रहा है? अभी आप बता सकते हो, क्योंकि अभी हमारी 4 क्लासेस हो सकती है आगे, अगर कुछ भी चेंज करना है या फिर आप लोग को कुछ भी ऐसा लग रहा है तो आप मुझे बता सकते हो अभी।
हाँ मैम, इसके साथ ना थोड़े क्वेश्चंस भी करवा दीजिए, अच्छा, PYQ। हाँ जी ठीक है मैम। वो मैं सोच रही थी कि आपको पूरा कंप्लीट करा दूं, उसके बाद ही पीवाईक्यू, क्योंकि फिर वो आएंगे ना कि 5th चैप्टर के भी आ गए, 6th के भी आ गए, तो फिर वो ऐसे छोड़ छोड़ के कराने पड़ेंगे। ओके मैम, नो प्रॉब्लम, ओके चलेगा। हाँ जी तो चलेगा अब, मैम, एक साथ करा दिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैम हाँ जी बोरिंग कुछ नहीं मैम, ये टॉपिक ही ऐसा है, इसमें कोई कॉमेडी का भी जैसा है ही नहीं, तो बोरिंग होने का तो कुछ है नहीं मैम, वो पढ़ाना हाँ तो जी सीरियसली है आपको। लेकिन मैम ना पेपर फर्स्ट में जो टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, उसके लिए भी ये बहुत उपयोगी है। हाँ जी हाँ जी, तो तो बस यही, हाँ जी। ये अच्छी तरह से समझ में आता है, दोनों थोड़ा बहुत सेम ही है। हम्म, हाँ वही है, बस ये सबसे अच्छी बात इसकी यही है कि ये एक छोटा सा टॉपिक है और क्वेश्चंस उतने ही देता है जितने और सारे सब्जेक्ट्स देते हैं आपको, और जल्दी समझ में आ जाता है। अगर आप एक बार पूरा कंप्लीट कर लोगे उसको, तो आपको बहुत अच्छे से आप पूरा कर लोगे उसके आंसर्स को। ठीक है, बस इसमें इतनी बात है और तो ये थोड़ा सा है कि हाँ ठीक है, पूरा पढ़ना 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 है इसमें। तो ठीक है, आप और कुछ बताइए, इसमें और कुछ ऐड करना है मुझे, या फिर जो भी आप अपना बताइए मुझे। आप इसके साथ साथ में लिख रहे हो ना ये सारे चीजें, तो क्योंकि ये मैंने लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है ना ऐसे स्लाइड्स में लाना, ये थोड़ा मुश्किल था, तो इसलिए मुझे लगा कि ये मैं आपको बता दूंगी ओरली, और आप इसको नोट कर लोगे। जी मैम, लिखा है। हाँ जी ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया एक बार देख लेते हैं, पूरा एक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, अभी तब तक हमारा हो जाएगा टाइम में। फिर देखिए, सबसे पहले हमने इसके बारे में पढ़ा था, विषय प्रवेश, योग एवं योग अभ्यास, अध्यापन विधियां, अर्थ एवं कार्य क्षेत्र, और उसके बाद आता है अध्यापन विधियों के स्रोत। तो अभी हमारे 3 चैप्टर्स कंप्लीट हुए। ठीक है, तो सबसे पहला जो विषय प्रवेश था, उसमें प्राचीन काल में अध्यापन के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, कि कैसे गुरु शिष्य तर्क वितर्क से पढ़ते थे, इस तरीके से इसमें बताया हुआ है। उसके बाद है कि इसमें बताया हुआ है कि शिक्षा निःशुल्क हुआ करती थी, आचार विचार से सीखते थे। ठीक है, और अधिकतर कार्य मौखिक होता था। और शिष्य की दृष्टिकोण से क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल क्लासेस के अध्ययन के लिए निरीक्षण, प्रदर्शन, अभ्यास की जरूरत होती है। और गुरु की दृष्टि से वो पॉजिटिव काउंसलिंग, भूल करो और सीखो, त्रुटियों को सुधारना, ये इनका था गुरु का। ठीक है, उसके बाद प्राचीन शिक्षा पद्धति और आधुनिक शिक्षा पद्धति में हमने डिफरेंस किया था। यहाँ पे छात्र सीमित होते थे, यहाँ पे असीमित। उसके बाद समय का बंधन नहीं था, समय का बंधन अनिवार्य। उसके बाद है छात्र वर्ण वर्ग विषय से संबंधित होते थे, और इसमें वर्ण वर्ग का भेद नहीं है। फिर आता है वैचारिक गुणवत्ता का महत्व था, मतलब वो उनके विचार कैसे है उसका, और आजकल क्या है, मार्क्स के आधार पर सब होता है। उसके बाद है शिक्षा सर्वांगीण विकास, मीन्स होलसम डेवलपमेंट करती थी, और आजकल बस व्यवसाय के रूप में उसको जुड़ा हुआ देखा जाता है। उसके बाद है चैप्टर 2, उसमें हमने देखा था योग के बारे में, योग एवं योग अभ्यास। तो सबसे पहला था योग एक ज्ञान अनुशासन है, और जो पैतृक संपत्ति है। ठीक है, उसके बाद हमने मिसकंसेप्शंस देखे थे, कि किसी कोई इसको जादू टोने से जोड़ता है, कोई चमत्कारों से कोई जोड़ता है, कि ये सिर्फ विशेष व्यक्तियों के लिए है। फिर उसके बाद था कि योग चिकित्सा पद्धति के रूप में बताया गया है, योग एक दर्शन है, योग एक व्यायाम पद्धति मात्र है। तो ये इसके कुछ मिसकंसेप्शंस हैं। उसके बाद है योग युज धातु से बना है, और इसमें साध्य और साधन, ये वाली चीज को डिफाइन किया गया था। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि आसन प्राणायाम बंध, 6 भागों में इनको डिवाइड किया गया है, आसन प्राणायाम बंध, क्रिया ध्यान अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास। ठीक है, तो आसन में 3 तरह के आसन थे, ध्यान धारणात्मक, संवर्धनात्मक और शिथिलात्मक। अच्छा, जो मैंने कॉपी से आपको नोट्स दिए हैं, इनमें आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना समझने में? नो मैम।
हाँ जी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, प्राणायाम के बारे में पढ़ा था। तो प्राणायाम क्या करता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को इनको कंट्रोल करता है। ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्या था, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, मतलब हमारी रेस्ट वाली कंडीशन और हमारी स्ट्रेस वाली कंडीशन, उन दोनों में एक बैलेंस लेके आता है। ठीक है, उसके बाद था बंध और मुद्राएं। बंध और मुद्राओं के बारे में क्या था कि वो हमारी इनवोलेंट्री मसल्स के लिए होता है और वो हमारे सर्कुलेशंस को कंट्रोल करता है, ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है। इसमें बंध के बारे में जालंधर और उद्यान बंध इंपॉर्टेंट बताया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है क्रियाएं। तो क्रियाओं को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और जो क्या करती है, रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करती हैं। जैसे हमने बात की थी कि जैसे वमन कुंजल करते हुए तो जो हमें पहले पहले उल्टी आती है, लेकिन बाद में वोमिट जैसा होता है, लेकिन बाद में वो ठीक हो जाता है क्योंकि हम उसको कंट्रोल करना सीख जाते हैं। ठीक है, क्रियाओं के बाद उसके बाद हमने ध्यान की बात की थी कि वो क्या है कि जो बाहर की जो चीजें चल रही है उससे एकदम अंदर उसको भूलकर अंदर अपने ज्ञानेंद्रियों को लगाना। ठीक है, और ये एक ट्रैंकुलाइजर का भी काम करता है, प्रशांतक के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमने बात की है अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास की, जो यम नियम की तरह है और सबसे पहले अपने आचरण को नियमित कर, मतलब हमें पहले अपने आचरण को नियमित करना है। तो ये इसमें बात की गई है यम और नियम की। ठीक है, उसके बाद बात आती है हमारी यूनिट 3 की, जिसमें अध्यापन विधि, अर्थ एवं कार्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहला है टीचिंग, लर्निंग, टीचर, स्टूडेंट्स, फिर कंटेंट और एनवायरनमेंट, इसके बारे में हमने बात करी। उसके बाद अध्यापक के कुछ कार्य क्षेत्र के बारे में हमने बात की कि वो एक विज्ञान है, कला है, उद्देश्य छात्र में परिवर्तन लाना है। ठीक है, जब तक लर्निंग नहीं होती तब तक टीचिंग नहीं मानी जा सकती, और ये परिस्थिति निर्माण करता है एक सिखाने की। ठीक है, उसके बाद हमने बात की अध्यापक केंद्रित और छात्र केंद्रित की, और लास्ट में आज हमने बात की अध्यापन की 7 मूलभूत विधियों की, और उसके बाद कैसे उनमें क्या चीज अफेक्ट कर सकती है, वो 5 पॉइंट्स हमने देखे। ठीक है, इतना। हाँ जी, ठीक है, इतना आप लोग को सब समझ में आया। जी मैम। देखिए अभी मुझे कितना 5 मिनट लगे ना इसको करने में, पूरी 20 स्लाइड्स को पढ़ाने में सिर्फ 5 मिनट लगे। तो अगर आप लोग भी 5 मिनट, बस 5 मिनट आपको उसको देखना है, तो आप उसको अभी जैसे आपकी क्लास खत्म होती है तो आप उसके बाद एक बार बस 5 मिनट देख लो उसको, तो आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाएगी और याद रहेगी लंबे टाइम तक। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा फिर। हाँ जी, और कोई कुछ भी बोलना चाहते हैं, कुछ भी शेयर करना चाहते हो तो आप बताइए मुझे, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ ऊपर।